हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल श्री गुरुकुल कोचिंग पे, जहां हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम होने वाला है सत्ता के समकालीन केंद्र। इस चैप्टर में हम यूरोपीय संघ के बारे में, आसियान के बारे में, चीन के बारे में बेहतर तरीके से समझने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं, जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं आपके टॉपिक्स को, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है आपका यूरोपीय संघ। अब यूरोपीय संघ के बारे में बात की जाएगी तो यूरोपीय संघ का अर्थ क्या है? तो बेटा, यूरोप के जितने भी नेशंस थे, यूरोप के जितने भी देश थे, उन सब ने खुद को एक साथ लाके एक संघ बनाया। उन सब ने खुद को लाके एक संघ बनाया जिसे यूरोपीय संघ कहा गया। अब इसका बनावट कैसे, इसकी शुरुआत कैसे, इन सब चीजों को हमें जानना है। तो देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से नष्ट हो गई थी, क्योंकि जितना भी सारा युद्ध हुआ था, कहाँ हुआ था? यूरोप में। तो सारा जितना भी नुकसान हुआ, कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ। इसी के साथ साथ भाई शीत युद्ध का भी प्रभाव पड़ रहा था इस पे, क्योंकि जो शीत युद्ध हमारा 1945 से 1991 तक चल रहा था, उसका भी प्रभाव सारा कहाँ पड़ रहा था? यूरोप में, क्योंकि यहीं पे तो हुआ था वो जो लाइन खींची थी बर्लिन में। आगे देखो, यहाँ पे एक मार्शल नाम के आदमी ने मार्शल योजना चालू की। अब मार्शल योजना है क्या? तो यूरोप की अर्थव्यवस्था को दोबारा से सही करने का तरीका किसके द्वारा लाया गया था? तो ये मार्शल एक अमेरिकी नेता थे, जिनके द्वारा अमेरिका के कहने पर ये योजना लगाई गई। इसके साथ साथ फिर इसी के आगे बढ़ते हुए फाइनली 1992 में सोवियत संघ के विघटन के बाद, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में। सोवियत संघ के विघटन के बाद यूरोपीय संघ का निर्माण हुआ। अब देखते हैं यूरोपीय संघ का विकास किस तरीके से इन सब परिसांचों में हुआ। सबसे पहली चीज, आर्थिक संगठन। क्या बेटा? आर्थिक संघ। तो आर्थिक संघ की जब भी बात की जाएगी तो आप याद रखेंगे 1948 में यूरोपीय संघ में आर्थिक सहयोग संगठन का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? आर्थिक सहयोग संगठन का निर्माण हुआ। अच्छा, राजनीतिक रूप से बात की जाएगी तो आप याद रखेंगे 1949 में। क्या बेटा? 1949 में यूरोपीय काउंसिल का गठन किया गया, यानी यूरोपीय परिषद का गठन हुआ। यूरोपीय परिषद का गठन हुआ। इसके साथ साथ 1957 में यूरोपीय पार्लियामेंट, एक तरीके से हम कहें यूरोपीय कम्युनिटी का स्थापना हुई। इन सब संगठनों के तहत, इन सब परिषदों के तहत यूरोप की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने में काम किया गया। शुरुआत में यूरोपीय संघ एक आर्थिक संघ था, फिर धीरे धीरे इसने एक राजनीतिक रूप लिया। कब? 1949 और फिर 1957 के बाद। अब यह विश्व में एक वैश्विक शक्ति बन चुका है, यानी कि इन सब चीजों के बदौलत यूरोप ने खुद को एक बेहतर शक्ति के रूप में उभारा है। आगे देखेंगे यूरोपीय संघ की आर्थिक शक्ति क्या है। तो यूरोपीय संघ की आर्थिक शक्ति देखो, विशाल जीडीपी, यानी आज के समय पर पूरे विश्व में यूरोपीय संघ की जीडीपी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है। 2023 में इसने 15.15 ट्रिलियन डॉलर की अपनी इकोनॉमी बनाई थी। इसके साथ साथ विश्व में यूरो का प्रभाव भी बढ़ रहा है। यूरो क्या होता है बेटा? यहाँ की करेंसी है, यानी यहाँ की मुद्रा है, जो लगभग लगभग सभी यूरोपीय संघ के देशों में लागू की जाती है। आगे देखो, यूरोपीय संघ राजनीतिक शक्ति के रूप में कैसे बना? संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिनिधित्व। यूरोपीय संघ का एक मेंबर नाम है फ्रांस, एक मेंबर का नाम है फ्रांस, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ में उसके सुरक्षा परिषद में क्या ले रहा है बेटा? स्थायी सदस्यता ले रहा है। आगे देखो, यूरोपीय संघ की संयुक्त सशस्त्र सेनाएं दुनिया में दूसरे नंबर पर आती है, यानी अगर पूरे यूरोपीय संघ की सेना की बात की जाएगी
पूरे यूरोपीय संघ की सेना की बात की जाएगी तो विश्व में सेकंड नंबर पर आती है। तीसरी चीज, कूटनीतिक प्रभाव। यूरोपीय संघ का एक वैश्विक मामलों में महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रभाव है, यानी यूरोपीय संघ की जीडीपी और शक्ति बेहतर होने के कारण सभी देश मिलकर किसी भी जगह पर अपना प्रभाव अच्छी तरीके से दिखा पाते हैं। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाएगी यूरोपीय संघ में समरूपता। इसका मतलब क्या है कि यूरोपीय संघ में समरूपता यानी इन्होंने कुछ काम किए। क्या काम किए? इन्होंने एक झंडा बनाया अपना। क्या बनाया? एक झंडा बनाया, एक मुद्रा बनाई, एक स्थापना दिवस बनाया, एक विदेश नीति बनाई, साथ ही साथ सुरक्षा नीति भी सेम टू सेम ही रखी, यानी एक जैसी। ये तो हो गई इनकी बेहतर बात है कि जो इन्होंने लगभग लगभग ये सारी चीजों को बढ़िया तरीके से लागू करके अचीव किया। मुद्रा कौन सी थी? यूरो। अच्छा, अब किस वजह से इनके बीच में थोड़ी सी जो गड़बड़ी आई? तो सबसे पहली चीज, यह सारे एक संविधान बनाने की कोशिश कर रहे थे। एक संविधान बनाने की कोशिश, जो कि असफल रही। इसके साथ साथ बहुत से यूरोपीय नेशंस अपने यहाँ मुद्रा यूरो को नहीं चलाते। इसके साथ साथ बहुत से जो यूरोपीय देश हैं वो सब आपस में बहुत सारी चीजों को स्टैंड उनका अलग अलग रहता है। कोई किसी बात पे अपना अड़िग रहता है, कोई दूसरी बात पे अपना कायम रहता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी, ये यूरोपीय संघ का झंडा है जिसका बैकग्राउंड कैसा है? नीला है। इसमें ये 12 सितारे हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 सितारे वाला एक झंडा बनाया गया है। अच्छा, 12 सितारे ही क्यों लिए इन्होंने? क्योंकि 12 जो नंबर है उसको यहाँ पर पवित्र और एकता का प्रतीक माना जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अब हम। ये आप देख सकते हैं यूरोपीय संघ का मानचित्र। इसमें जितने भी राष्ट्र हैं, ये जितने भी राष्ट्र हैं, ये सब किसके पार्ट हैं? यूरोपीय संघ के। ये पुराने सदस्य हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, ये नए सदस्य हैं जो बाद में इनमें आके जुड़े। लगभग लगभग ये सारे सोवियत संघ वाले देश हैं जो इसमें आके जुड़ गए। आगे देखो, अब हमें पढ़ना है आसियान के बारे में। किसके बारे में बेटा? आसियान के बारे में। आसियान के बारे में समझते हैं। आसियान जो कि आसियान जिसकी फुल फॉर्म होगी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का समूह। ये आपको याद रखना है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का समूह। सबसे पहली चीज, यहाँ सेम टू सेम, मतलब जब ये सारे आजाद हुए, जैसे हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे ना, वैसे ही ये सारे नेशंस भी ब्रिटेन के उपनिवेश हुआ करते थे। तो जब ये आजाद हुए तो इन पे कुछ सेम टू सेम लगभग लगभग प्रभाव था। देखो क्या था? उपनिवेशवाद का प्रभाव। उपनिवेशवाद के अंदर क्या हुआ होगा? यहाँ पे अच्छी खासी यहाँ से संपत्तियों का आदान प्रदान किया गया होगा, यहाँ पर लूट मचाई होगी, जिसके कारण ये देश भी कैसे हो गए? गरीब हो गए। स्वतंत्रता के बाद की चुनौतियां क्या थी? पहली राष्ट्र निर्माण, फिर गरीबी, फिर आर्थिक पिछड़ापन, ये सारी चुनौतियां थी यहाँ की। और लगभग लगभग जितने भी ये सारे हमारे आसियान के देश हैं, इन सब जगहों पर यही चुनौतियां थी। आसियान की स्थापना कब की गई? 1967 में। कब की गई? 1967 में। आगे देखो, ये आसियान का झंडा है। क्या है बेटा? ये आसियान का झंडा। ये जो है, ये 10 धान की बालियां हैं। 10 धान की बालियां, इन्हें भी एकता का प्रतीक माना जाता है और इसे एक सर्कल में इसीलिए किया गया है। अच्छा, आसियान का प्रतीक देखो, 10 चावल की बालियां। 10 चावल की बालियां 10 सदस्य देशों का प्रतीक है। वृत्त, वृत्त आसियान की एकता का प्रतीक है। क्लियर है? आगे देखो, आसियान के संस्थापक देश देखो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहला इंडोनेशिया, सबसे बड़ा आसियान सदस्य।
मलेशिया द्वीपीय मुख्य वाला देश है, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इन पांचों देशों के नाम आपको याद रखने हैं। ये कौन है? संस्थापक देश। कौन है ये? संस्थापक देश। क्लियर है? आगे बढ़ो। आसियान के उद्देश्य क्या है? जब भी कोई संगठन बनाया जाता है उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होता है। देखो इनका क्या है। तो ये आर्थिक विकास चाहते हैं, यानी सदस्य देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। सामाजिक प्रगति चाहते हैं, यानी इनका समाज भी बेहतर तरीके से आगे बढ़े। क्षेत्र में सामाजिक प्रगति तेज करना। क्षेत्रीय शांति, यानी आसपास में हम जितने भी सारे देश है ना, आपस में कभी भी लड़े ना, सारे एक साथ भाईचारे से बने रहें और आगे बढ़ते रहें। इसके साथ साथ आगे देखो भाई, आसियान शैली का क्या मतलब है? आसियान शैली ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू में क्वेश्चन जरूर आते हैं। आप देखो आसियान शैली में आपको तीन वर्ड्स का नाम याद रखना है। एक अनौपचारिक, एक गैर टकराववादी, एक है सहकारी। यानी अनौपचारिक, गैर टकराववादी और सहकारी, इन तीनों को मिलाकर क्या बनाई गई? आसियान शैली। अनौपचारिक यानी बातचीत का अनौपचारिक तरीका अपनाया जाता है। गैर टकराववादी, विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जाए। सहकारी यानी सब कोई एक साथ आके आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे का सहयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे है आसियान समुदाय के तीन स्तंभ। यानी आसियान ने क्या बनाए? अपने तीन स्तंभ बनाए कि इन तीनों स्तंभों के तहत हमें काम करने हैं। और ये कब बनाए? 2003 में। क्लियर है? आगे देखो, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय सबसे पहला कौन सा बनाया इन्होंने? सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। दूसरा बनाया आर्थिक समुदाय। तीसरा बनाया सुरक्षा समुदाय। अब देखो एक एक करके इन सबको देखते हैं। सबसे पहला आता है आसियान सुरक्षा समुदाय। इसका इसमें क्या करेंगे? शांतिपूर्ण समाधान करेंगे कि किसी भी बात पे हमें लड़ाई दंगा नहीं करना है। सहयोग से समझौते करेंगे, यानी वोटिंग के मामले में भाई 10 लोग बैठेंगे, सब आपस में अपनी राय देंगे, फिर उसके बाद कोई भी जो समझौता होगा उसके तहत होगा। क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई 1994 में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आसियान आर्थिक समुदाय, साझा बाजार, यानी इन्होंने कैसा बाजार बनाया? मुक्त बाजार। एक तरीके से मुक्त बाजार का निर्माण किया। क्लियर है? मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाए। विवाद को समाधान, जो विवाद जितने भी थे उनका सही तरीके से समाधान निकाला गया। आसियान की सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति के रूप में देखो, व्यापार साझेदारी भारत और चीन के लिए आकर्षक का केंद्र है, क्योंकि भाई जब इतना बड़ा एक पूरा क्षेत्र, जब जहां पर बेहतर सुविधाएं मिलने लगेंगी तो लोग वहां पर जाके अपना व्यापार आगे बढ़ाना चाहेंगे। भारत के साथ संबंध बेहतर है इनके। मुक्त व्यापार पे कई देशों के साथ हमने सिंगल सिंगल समझौता कर रखा है। आगे देखो, ये आसियान का भविष्य एक तरीके से यहाँ पे बताया गया है कि वैश्विक भूमिका कैसी है। क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय मामलों में प्रमुख खिलाड़ी बना है। इनका जो क्षेत्र है वो कुछ इस जगह पे है। देखो ये आपको दिख रहे हैं, ये सारे यहाँ पर आसियान नेशंस हैं। अच्छा, इन्होंने एक विजन 2020 भी रखा था कि 2020 तक, 2020 तक हम खुद को बेहतर तरीके से आगे लाएंगे और खुद को एक अच्छी जगह पर खड़ा करेंगे, और इन्होंने अपने विजन को पूरा भी किया है। आगे बढ़ते हैं। ये आपको आसियान नेशंस का ये सारा, यहाँ से ये जो चाइना के नीचे से म्यांमार शुरू हो रहा है ना, इस जगह से आपको ये आसियान नेशंस, ये सारे जितने भी लगभग लगभग ये सारे आ रहे हैं, ये आसियान नेशंस हैं। क्या है ये? आसियान नेशंस हैं। चलो अब देखते हैं चीन की अर्थव्यवस्था का उदय। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से हर साल क्वेश्चन लगभग लगभग बनाया जाता है। तो देखो, चीन की जब भी बात होगी तो इन्होंने आर्थिक सुधार 1978 से शुरुआत की थी। इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को तेज विकास से, मतलब तेजी से विकास किया है। 2040 तक इन्होंने एक ड्रीम रखा है कि 2040 तक हमें विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, विश्व का सबसे बड़ा देश बनना है, और इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखो चीन की आर्थिक नीतियां किस तरीके से हैं। चीन की अर्थव्यवस्था 1949 में सोवियत मॉडल पर बनाई गई थी, यानी ये साम्यवादी देश थे। 1970 के दशक में के दौरान चीन ने अपने राजनीतिक और आर्थिक अलगाव को समाप्त करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका से संबंध बेहतर किए। यानी 1970 के दशक में जब चीन ने देखा कि 1949 में उनकी अर्थव्यवस्था तेजी से नहीं बढ़ पा रही, तो उन्होंने 1970 के दशक में, यानी आने वाले सालों के तहत, अमेरिका से संबंध बेहतर किए। जिनमें एक नाम याद रखना आप, चाउ एन लाई का, जिन्होंने 1973 में 4 आधुनिकीकरण के फैसले लिए, जिसमें पहला हुआ कृषि का,
उद्योग का, विज्ञान का, प्रौद्योगिकी और सैन्य चीजों का। आगे देखो, इसके आगे डेंग शियाओपिंग ने पूंजी और प्रौद्योगिकी में विदेशी निवेश को बुलाया, यानी बाहर से कंपनियों को इनवाइट किया गया कि भाई यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर अपना जो फैक्ट्रीज वगैरह वो लगाओ। इसके साथ साथ 1978 में ओपन डोर पॉलिसी भी अपना ली इन्होंने कि भाई अब हमारे यहाँ कोई भी आकर आराम से व्यापार कर सकता है। 1982 में इन्होंने खेती का निजीकरण कर दिया। 1998 में इन्होंने उद्योगों का निजीकरण कर दिया और 2001 में चीन ने विश्व व्यापार संगठन का सदस्य भी बन गया। 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य भी बन गया। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी एसईजेड एसईजेड का निर्माण किया गया। ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर व्यापार व्यापार जितना भी होता है उस पे जो टैक्स वगैरह होते हैं वो कम लगता है। ठीक है, आगे देखो, अब सवाल उठता है, क्या ये जो चीन की हमने ये सारी चीजें देखी, क्या ये सभी को बेहतर तरीके से प्राप्त हुई? क्या ये सभी को एक समान मिली? तो देखो, सवाल होगा तो जब भी ये सवाल आएगा तो हमेशा आंसर करेंगे कि नहीं भाई, ऐसा नहीं हुआ। जितनी भी ये सारी प्रगति आई, इसके साथ साथ आई कुछ ना कुछ कमियां। देखो क्या कमियां थी। तो सबसे पहली चीज थी, केवल और केवल शहरी लोगों को फायदा हुआ। और देखो भाई, यहाँ पर बेरोजगारी बेरोजगारी बढ़ी। महिलाओं की स्थिति कार्यालय में बेहतर नहीं थी। कैसे? वेतन कम था इनका। पर्यावरण को नुकसान पहुंचा। संपत्ति का असमान वितरण हुआ। क्लियर है? तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी यहाँ पर पड़े। इसके साथ साथ अब आगे बढ़े, तो अब आगे हमें पढ़ना है भारत और चीन के संबंधों को, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। भाई, प्राचीन काल में भारत और चीन के संबंध बेहतर थे। स्वतंत्रता के बाद ये आपने नारा भी सुना होगा, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन 1962 में हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ। अब सवाल ये उठता है कि युद्ध हुआ क्यों? तो मैं इसके 3 कारण आपको बताऊंगा, वो तीनों कारण आपको याद रखने हैं। पहला कारण था तिब्बत। दूसरा कारण था सीमा विवाद। और तीसरा कारण था क्षेत्रीय रूप से खुद को ताकतवर दिखाना। यानी इस क्षेत्र में वो दिखाना चाहता था कि सबसे ताकतवर कौन है, हम हैं। दूसरा था तिब्बत। 1950 में, कब? 1950 में चीन ने क्या किया था, तिब्बत पर गैर कानूनी रूप से कब्जा कर लिया। तिब्बत पहले एक अलग राज्य हुआ करता था, एक अलग देश हुआ करता था, लेकिन चीन ने इस पर कब्जा कर लिया। अब चीन ने जब इस पर कब्जा किया तो तिब्बत ने सपोर्ट मांगा भारत से, और भारत ने इनका सपोर्ट तो किया, लेकिन खुले तौर पर सपोर्ट नहीं किया। लेकिन ये बात चीन को तो भाई किसी ना किसी तरीके से पता ही थी। फिर फाइनली 1959 में, कब? 1959 में दलाई लामा को 1959 में भारत ने दलाई लामा को भारत में शरण दी।
जिसके कारण चीन हम पे और ज्यादा भड़क गया। सीमा विवाद देखो कहाँ कहाँ चल रहा था। एक चल रहा था अक्साई चीन में, और एक चल रहा था नेफा वाले इलाके पे। नेफा कहा जाए तो आज का अरुणाचल प्रदेश। इन सब जगहों पर सीमा विवाद चल रहा था। किस सीमा को लेकर लड़ाई चल रही थी कि भाई ये जमीन तुम्हारी है और ये जमीन हमारी है। और यहाँ पर 1959 से ज्यादा चीजें खराब हुई। फिर इन्हीं सभी कारणों की वजह से हमारा और चीन का युद्ध हो गया। इसके कारण 1988 तक हमारे संबंध बिल्कुल बिल्कुल जीरो रहे। फिर धीरे सबसे पहला जो संबंधों में शुरुआत हुई वो हुई राजीव गांधी ने जब वहां की यात्रा करी। आगे आ जाते हैं। अब इस चैप्टर में हमें दो टॉपिक्स और पढ़ने हैं। इनमें से अभी तक पेपर में इतना आया नहीं, और बस आप पढ़ने के लिए देख लीजिए। जापान आर्थिक शक्ति के रूप में, भाई जापान के पास संसाधनों की कमी, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने तेज प्रगति की। वैश्विक स्थिति में आज 2017 में जापान विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। जापान की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका, संयुक्त राष्ट्र संघ में जापान दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है, मतलब पैसे देने वाला। सुरक्षा गठन गठबंधन में 1951 से अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन में जुड़ा हुआ है। शांतिवादी संविधान है, जापानी संविधान युद्ध को त्याग करता है। इसके साथ साथ जापान की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो आजकल हम जो बहुत ज्यादा फेमस है, सोनी, टोयोटा, होंडा। अब एक टॉपिक है हमारा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के बारे में एक चीज और कही जाती है, हान नदी पर चमत्कार। हान नदी पर चमत्कार। हान नदी पर चमत्कार, क्लियर है। क्योंकि ये हान नदी के आसपास विकसित हुआ है। 1991 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता मिली इसे। 1960 के 80 के दशक में आर्थिक विकास इन्होंने तेजी से किया। ओईसीडी सदस्यों के देश बन गई है। दक्षिण कोरिया वैश्विक स्थिति, आर्थिक शक्ति के रूप में 2017 में 11वीं सबसे बड़ी जीडीपी। सैन्य व्यय दुनिया का 10वां सबसे बड़ा सैन्य व्यय, मतलब खर्चे के रूप में। मानव विकास 2016 में 18वें नंबर पे। भारत की क्या रैंक है आप मुझे कमेंट में बता देना। दक्षिण कोरिया के प्रसिद्ध ब्रांड नाम तो सुना ही होगा, सैमसंग, एलजी और हुंडई। तो ये हुआ आपका चैप्टर कंप्लीट। और इस चैप्टर में अगर किसी बच्चे को किसी भी तरीके का डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछे। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। चलिए मिलते हैं।